Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Panda. So here is the complete newspaper analysis of the Hindu of 28th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding ये आपको ध्यान होगा मैंने परसों न्यूज़ बताई थी कि मानसून सेशन जो हो रहा है दोबारा आ रहा है। तो इसमें क्या गड़बड़ थी, मेरे को लग रहा था वो गड़बड़ है, फिर वो सही कर दी था हिंदू ने भी। तो मैं बताता हूँ क्या हो गया था। तो आपको पता है मैंने बताया था 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक तो होता है बजट सेशन, फिर होता है मानसून सेशन और होता है विंटर सेशन। मैंने ये बोला था कि किसी भी 2 सेशन के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कम से 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेशन को होने के लिए 6 महीने से पहले हो जाना चाहिए। तो मैंने बताया था ये एज पर कन्वेंशन है। तो ये मेरे को गलत लग रहा था क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि ये कन्वेंशन नहीं है, तो आर्टिकल में लिखा हुआ है, पर इसमें इन्होंने कन्वेंशन लिख दिया था। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट डे ये करेक्ट करा है। देखिए ये एक दिन पहले का न्यूज़पेपर है, फिर इन्होंने करेक्ट एंड क्लैरिफिकेशन द हिंदू वालों ने करा है कि मानसून सेशन जो है वो कन्वेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट में आर्टिकल में लिखा हुआ है। किस आर्टिकल में? 85। मैं सोच रहा यार मैं कैसे गलत हो गया। तो पॉलिटी में आर्टिकल मैंने पढ़ा था इसलिए। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट को बुला सकता है प्रेसिडेंट कभी भी। और 6 महीने का चीज़ इसी में लिख रही है। किस महीने किस चीज़ में लिख रही है? तो आर्टिकल 85 में लिख रहा है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड होना है, 6 महीने का होना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को बुला सकता है और प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ये चीज़ और इसमें लिख रही है पार्लियामेंट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 मंथ वाला टाइम पीरियड है ये कोई कन्वेंशन नहीं है, ये आर्टिकल में। तो मैंने इसीलिए आप ट्रस्ट रख सकते हैं मेरे पास। अगर मैं कुछ गलत को जा रहा हूँ तो मैं अपने आप उसे सही कर लूँगा। इंसान हूँ तो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये द हिंदू ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, तो मेरे को लगा इतना बड़ा न्यूज़पेपर है तो गलत कैसे लिखेगा। सो कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिए। आप आर्टिकल 85 में कन्वेंशन नहीं है वो। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज हाँ, स्टेट कैन हैव सब ग्रुप। अब ये नया एक फैसला है कोर्ट का। इसमें इन्होंने ये बोला है, जो हमारे अरुण मिश्रा हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने ये बोला कि जो भी स्टेट हैं जो SC ST हैं उसमें भी सब ग्रुप कर सकते हैं। स्टेट्स अपने जो SC ST के मेंबर्स हैं उसमें भी सब ग्रुप कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत बार क्या होता है कि SC ST के जो ऊपर वाले मेंबर हैं जिनको एक बार फायदा मिल गया फिर उन्हीं के लोगों को फायदा मिलता रहता है, लेकिन जिनको एक्चुअली में फायदा मिलना चाहिए, जो लोअर अभी दबे हुए हैं, नीचे लोग हैं, तो उनको फायदा नहीं मिल पाता बेचारों को। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि SC ST को भी सब ग्रुप डिवाइड कर सकता है, स्टेट सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो बस इसमें यही जानना था। इसमें जो एक और चीज़ बोली है, एक आपके काम की चीज़ ये है, हाँ, द सेंट्रल लिस्ट ऑफ SC एंड ST नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। जो SC ST की लिस्ट है जो सेंटर निकालता है उसको कौन बनाता है? उसको प्रेसिडेंट बनाता है। किस आर्टिकल में बनाता है? आर्टिकल 341 एंड 342। SC ST की लिस्ट जो सेंटर की होती है उसे कौन बनाता है? उसे प्रेसिडेंट बनाता है अंदर आर्टिकल 341 एंड 342। बस आपको याद रखना है। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ये दिमाग में रखना है कि अभी ऐसा बोला गया। इन्होंने ये भी बोला कि क्रीमी लेयर लानी चाहिए। अभी आपको पता है क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल OBC में, तो ये बोल रहे हैं जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो SC ST में भी आना चाहिए। और स्टेट जो है वो अपने आप कर सकता है, क्या कर सकता है? सब ग्रुप बना सकता है SC ST में। लेकिन इस आर्टिकल 341 और 342 में ये लिखा गया है कि स्टेट जो है वो यूनिलेटरली नहीं बना सकता, यूनिलेटरली नहीं बना सकता। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये कह रहा है कि वो अपने आप बना सकता है। तो आप इतना डिटेल में मत जानिए। बस ये बोला है कि SC ST पे सब ग्रुप बना सकते हैं, बस आप इतना दिमाग में रखिए। इसमें जब आगे कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज बोरो फ्रॉम RBI टू ब्रिज GST गैप। अभी आपको पता है कि मैं पहले भी न्यूज़ कवर कर चुका हूँ कि सेंटर ने स्टेट को बोला था कि हम आपको 5 साल तक कंपेंसेट करेंगे फॉर GST। अगर कोई भी स्टेट जिसकी ग्रोथ 14% से कम होगी, 14% से कम होगी, तो सेंटर उसको कंपेंसेट करेगा उसके GST को। अगर किसी भी स्टेट की जो ग्रोथ है 14% से कम होगी हर 2 महीने में, हर 2 महीने में, ये जरूर याद रखेगा। सबसे कंफ्यूजन ये है, सेंटर जो है हर स्टेट को हर 2 महीने में उसका कंपेंसेशन देगा। इसके लिए एक स्पेशल कंपेंसेशन सेस फंड बनाया गया था, कंपेंसेशन सेस फंड, CESS फंड, ये बनाया गया था। तो इसमें जो पैसा आता था वो स्टेट के पास जाता था। तो अभी आपको पता है कोरोना के टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को पैसा दे नहीं पाई है, तो इसीलिए स्टेट जो है वो नए तरीके लेके आई है, ताकि सेंटर जो है नए तरीके लेके आई है ताकि स्टेट को पैसा मिल जाए। तो इसमें क्या बात हुई है कि बोला गया है कि आप जो है वो RBI से लोन ले लो।
सेंटर जो है वो स्टेट से बोल रही है कि आप आरबीआई से लोन ले लो और हम आरबीआई से बात कर लेंगे, वो आपको कम ब्याज पर लोन दे देगा और आप 5 साल बाद उसे रीपे करना, 5 साल बाद रीपे करना। ये एक तरीका लेके आए हैं सेंटर वाले लोग स्टेट के लिए कि आप अभी आरबीआई से पैसा ले लो 5 साल के लिए और आप बाद में उसे पैसा चुका देना। तो बस ये दिमाग में रखिएगा। इतना ये वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने यहाँ बताया, जो ये वाली चीज़ कि स्टेट अगर 14% से कम कमाए करेगी तो उसे देना पड़ेगा। कब तक? 5 साल तक। 2017 से चालू था तो 18, 19, 20, 21, 22 तक जाएगा, तो यहाँ तक 2022 तक इन्हें कंपेंसेट करना पड़ेगा। बस आप ये दिमाग में रखिए और कुछ नहीं, ये याद रखिएगा। सेस फंड बनाया गया स्पेशल। इसमें पैसा कहाँ से आता है सेस फंड में? तो जितने भी सिन और लग्जरी गुड्स और सर्विसेज हैं, लग्जरी गुड्स मतलब महंगी, जैसे गाड़ियाँ, बंगला नहीं, गाड़ियाँ जो होती हैं बहुत महंगी महंगी, तो उन पर एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है। मतलब उस पर टैक्स तो लगता है, टैक्स के ऊपर सेस भी लगता है, तो सेस लगता है तो उसका जो पैसा आता है वो इस फंड में जाता है। तो बस ये ध्यान रख सकते हैं आप। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं कर रहे तो आप ही का नुकसान है। मैं अब कितनी बार समझा चुका हूँ आपके, ऐसा नहीं है कि आपको गारंटी में यहाँ क्लियर करा दूंगा एग्जाम, ऐसा नहीं है। मेहनत तो आप ही को करनी है, लेकिन मैं उसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे इतनी सी पिक है, आप उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो। वैसे भी आपको पता है कि जो भी मेरे नोट्स हैं वो कितने कंसाइज हैं, तो आप चाहे तो फॉलो करिए स्टडी फंडा को, नहीं तो आपकी मर्जी यार, इसमें फोर्स नहीं कर सकते। और ये मेरा है, अगर मेरे को इंस्टा पे कोई फॉलो करना चाहे, मेरे से कुछ पूछना चाहे तो मेरे को कर सकता है, शिवम_त्यागी_ST, और स्टडी फंडा को प्लीज़ फॉलो करिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ 5 मेंबर्स ऑफ ग्रेट अंडमानी ट्राइब पॉजिटिव। अब ग्रेट अंडमान में जो 5 जो हमारी ट्राइब्स रहती हैं पॉजिटिव पाई गई हैं। ये 5 ट्राइब जो हैं वो पीवीटीजी में आती हैं। पीवीटीजी में आपको वैसे ही बता चुका हूँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये कितने हैं? टोटल 75 हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं। तो जो 5 है वो कौन कौन सी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अंडमान, ग्रेट अंडमानीज, जारवास, ओंग्स, शोम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटलीज। इन 5 का नाम याद कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना वेरी तो मैं वैसे ही नहीं लगाता, इसमें थोड़ा सा मेरे को गलत लगा तो मैं आपको यहाँ सही करके बता देता हूँ। अंडमान जो आइलैंड है उसमें 4 नीरगो ट्राइब रहती हैं। नीरगो ट्राइब याद रखिएगा, कभी कभी नीरगो ट्राइब पूछ लेता है कि नीरगो ट्राइब कहाँ की, तो अंडमान आइलैंड की। कौन कौन सी है अंडमान में? 4, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवास और सेंटलीज। ये 4 जो है वो अंडमान की हैं। फिर निकोबार में जो रहती हैं वो मोंगोलोड ट्राइब्स रहती हैं, मंगोल से आई थी इसलिए इसका नाम है मोंगोलोड ट्राइब्स। कौन कौन सी? शोम्पेन और निकोबारीज। तो शोम्पेन जो है वो निकोबार की ट्राइब है, अंडमान की ट्राइब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिख दिया अंडमान्स। अंडमान्स का मतलब है अंडमान निकोबार, ये दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ कि निकोबार आइलैंड की ये ट्राइब है शोम्पेन्स और निकोबारीज। इन दोनों को हम बोलते हैं मंगोलोइड ट्राइब, और ऊपर की जो 4 ट्राइब है उनको बोलते हैं हम नरगीटो ट्राइब। बस आपको ये ध्यान रखना है। जो हमारी ओंग ट्राइब है ये कहाँ पे रहती है? डूगोंग क्रीक में रहती है। लिटिल अंडमान में एक क्रीक है डूगोंग क्रीक, यहाँ पे ओंग ट्राइब रहती है। और 2 ट्राइब ऐसी हैं जो एकदम वहाँ आइसोलेटेड है, वहाँ कोई जाएगा तो वो उन्हें मार देती हैं। कौन कौन सी ट्राइब है? एक तो शोम्पेन और नॉर्थ सेंटलीज। आप अगर न्यूज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो पिछले साल 2019 में एक अमेरिकन आदमी को ये सेंटलीज ट्राइब ने मार दिया था। ये चुपचाप वहाँ चले गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो शोम्पेन्स और नॉर्थ सेंटलीज ऐसी ट्राइब हैं जो आइसोलेट में रहती हैं, जिनके पास कोई नहीं जा सकता। आप ILP लेके भी नहीं जा सकते, मतलब कोई परमिट लेके भी नहीं जा सकते। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अरुणाचल प्रदेश में आपको वो तो रोज बता रहा हूँ कि 6 शेड्यूल की स्टेटस की मांग कर रहा है, तो वहाँ के पार्लियामेंट भी बहुत इस पे लगे हुए हैं। तो हमें जानना है 6 शेड्यूल में कौन है, तो ATMM, प्लीज रिमेंबर ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 शेड्यूल एरियाज में आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, भीमा कोरेगांव केस, NIA समन डिफेंस लॉयर्स। तो क्या हुआ था कि न्यूज़ जो है भीमा कोरेगांव वाली 2018 की न्यूज़ है। क्यों हुआ था? इसमें क्या हुआ था कि 200 साल कंप्लीट हो गए थे भीमा कोरेगांव के केस को। भीमा कोरेगांव एक बैटल हो गई थी, उसको 200 साल कंप्लीट हो गए थे, तो वो वायलेंस हो गई थी, इसलिए 2018 का केस है। तो अभी NIA ने सम्मन करा डिफेंस लॉयर को, इतना जानना जरूरी नहीं है। भीमा कोरेगांव वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी UPSC में अगले साल पूछा गया था। UPSC में सिविल सर्विस के पेपर में एक स्टेटमेंट आ गया था भीमा कोरेगांव से रिलेटेड, तो इस साल पूछ सकते हैं। भीमा कोरेगांव तो एक्चुअली आपका हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ क्या है। तो बैटल ऑफ कोरेगांव हुई थी, इसको हम कोरेगांव भीमा भी बोलते हैं। तो भीमा जो है नदी का नाम है, भीमा नदी के पास हुई थी, तो भीमा नदी का नाम है। ये इसमें कौन कौन लड़े थे? एक तो तरफ से ब्रिटिश लड़े थे और इधर से पेशवा, जो मराठा वाले साम्राज्य। आपको पता मराठा में किंगडम में केवल पेशवा लड़ते थे, मराठा तो वो किंग रहते थे, पेशवा लड़ते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस किस की लड़ाई थी? ब्रिटिश और पेशवा की लड़ाई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1818 के 1 जनवरी 1818 में हुई थी। और जो ये जो क्या कहते हैं
ब्रिटिश आर्मी है, इनको सपोर्ट करा था दलित महर्ष ने, जो दलित लोग थे उन्होंने सपोर्ट करा था ब्रिटिश लोगों को और पेशवा को हरा दिया था। पेशवा बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे दलित महर्ष पे, इनको अपने समानता नहीं समझते थे। तो जब दलित लोगों ने ब्रिटिश के हेल्प से पेशवा को हरा दिया तो ये बहुत अच्छी जीत मानी गई। ऐसा माना गया कि मतलब हमने इन पे जीत हासिल कर ली, क्योंकि इनको बहुत दबा के रखते थे दलित लोगों को। तो बस आपको याद रखना है, दलित महर्ष जो थे वो ब्रिटिश की साइड से लड़े थे और उन्होंने पेशवा को हराया था। ये कब हुई थी, डेट याद रखनी है बस, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया कैन बी वेपन सप्लायर पीएम। अब इंडिया हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो वेपन सप्लायर हो सकता है। तो बहुत सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा सप्लाई करा है फ्रेंडली नेशन को। इंडिया जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ एक काम कर सकता है। अभी आपको पता है 74% का एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। पहले 49% था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर, अब कितना हो गया, 74% हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, हम कॉर्पोराइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन, हमने बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप ओडीबी में आओ, ओएफबी में आओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यही हमारे गन वन सब बनती हैं, तो इसका कॉर्पोराइजेशन भी कर रहे हैं हम लोग। फिर हमने सिंपल लाइसेंस कर दिया इस चीज के लिए। फिर हमारे जो अभी जनरल बिपिन रावत हैं उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं बहुत सारी कंट्री से रिगार्डिंग रेडार्स, आर्टिलरी गन्स, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ आर्टिलरी गन्स और रेडार्स बहुत चीप रेट में बनते हैं, तो बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी इनके पास। और आपको जो जानना है वो ये जानना है, दो इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनना है, तो यूपी में और तमिलनाडु में। तो ये सीडीएस का क्वेश्चन हो सकता है, सीएपीएफ में भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो अभी रिसेंटली दो बने वो कहाँ कहाँ पे बने, एक यूपी में बना है, एक तमिलनाडु में बना है। ये भी आपकी न्यूज में बता चुका हूँ कि 101 आइटम जो है वो नेगेटिव इंपोर्ट में डाल दिए गए। नेगेटिव इंपोर्ट मतलब इनका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, 101 आइटम का जो डिफेंस में यूज होते हैं इनको हम खुद से बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा, इंडिया जो सेकेंड नंबर पे आता है एज अ इम्पोर्टर, इतना इंपोर्ट करता है। तो इंडिया जो सेकंड नंबर पे आता है इंपोर्ट इन आर्म सेक्टर, पहले में तो आपको पता है सऊदी है, तो ये तो आपको जानना नहीं है। और हम सबसे ज्यादा लेते किससे, सबसे ज्यादा जो हम आर्म्स लेते हैं वो लेते हैं हम रशिया से। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज्यादा हम आर्म्स किससे प्रोक्योर करते हैं, तो रशिया से करते हैं। इंडिया जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड इंपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, रशिया कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर। अब रशिया से हम जो ले रहे हैं वो 2021 तक वो हमें दे देगा। क्या क्या चीज ले रहे हैं, मिग-29 ले रहे हैं, सुखोई 30 MKI ले रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है S-400 लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं इसको। ये चीजें हम तीन चीज जो है ये हम रशिया से ले रहे हैं, ये हमें कब तक दे देगा, 2021। तो बस आप ये रफ ध्यान रखिएगा कि हम क्या क्या रशिया से ले रहे हैं। S-400 तो जरूरी ध्यान रखिएगा, एक बार को आप ऊपर ये वाले भूल जाए तो मिग-29 भी याद कर सकते हैं यार। और क्या कहते हैं, सुखोई 30 MKI, ये वेरी इंपॉर्टेंट तीन चीज जो हम लेंगे ये 2021 तक वो हमें देने का वादा कर रहा है कि हम आपको दे देंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है और इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। सो नेक्स्ट, हाँ, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव करा था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर। और कैबिनेट कमेटी जो डिफेंस की होती है उसको कौन हेड करता है, उसको पीएम हेड करता है। मैं यार रोज बताता हूँ फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, ये एक रिवर आ गई फिर से, महानदी रिवर। तो मैंने ऑलरेडी आपकी कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर, ये तीनों रिवर ऑलरेडी कंप्लीट करा दी। मैंने आपको बोला था कि मैं सारी रिवर कंप्लीट करता जाऊंगा, एक बार ये सब कंप्लीट हो जाए फिर इनको सब कंसोलिडेट भी कर दूंगा। लेकिन अब रोज एक रिवर आ जाएगी, मुझे पता है आपके एग्जाम तक मैं सारी रिवर कंप्लीट कर दूंगा। जिस दिन गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, मैं उसको भी ले लूंगा। आज आ गई महानदी, तो मैं इसलिए बोला महानदी आपको बता देता हूँ। महानदी किस दो स्टेट से पास होती है, तो एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि महानदी का बेसिन इतना सा नहीं है, बेसिन अलग होता है और कहाँ कहाँ से नदी फ्लो हो रही है वो अलग होता है। तो फ्लो हो रही है बस छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, बेसिन तो इसका बहुत बड़ा होगा। अब ये निकलती कहां से, तो शिखोवा माउंटेन जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है ऊपर की साइड। मैंने सेम ऐसी डायग्राम बनाया, ऐसे ही ये फ्लो करती है। कोई सोचे कि मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे डायग्राम बनाया, पहले ऊपर की तरफ जाती है फिर ये हमारे ईस्ट वाले सेक्टर में फ्लो करती है। ध्यान रखिएगा ऐसे ही फ्लो होती है। तो शिखोवा माउंटेन रायपुर छत्तीसगढ़ से जाती है। फिर ये हीराकुंड डैम, ये सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम, याद रखिएगा। हीराकुंड डैम किस नदी पे बनता है, तो महानदी नदी पे बनता है हीराकुंड डैम। और ये मिलती कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसको हम याद करेंगे सोनपरी ऑन टेलीविजन। पहले आपको पता है सोनपरी का नाटक आता था, तो टीवी पे सोनपरी का नाटक आता था, मैंने उसकी ट्रिक बनाई। तो सोनदूर प्रेरी ओंग तेल, सोन से सोनदूर प्रेरी ओंग तेल, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये देखिए यहाँ बनी हुई भी है। और लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरी क्या है, सोना है तो मनी है। सोना आपको पता है गोल्ड, अगर गोल्ड है आपके पास तो मनी है। तो सोना है तो मनी है। तो सोना से सियोनाथ, है से हसदो, मोन से मांद और ई से एव। तो याद रखिएगा सियोनाथ, हसदो, मांद, एव। आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये तो छोटी सी है यार, इसलिए तो याद कर ही सकते हो।
फिर जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो मैंने आपको बता दिया, सबसे जो ज़्यादा ड्रेनेज बेसिन है वो एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला के कम से कम 50% इसमें। अरे ये तो आपको पता है, पेन एक बार जब तक बंद ना हो लेक्चर कंप्लीट होगा ही नहीं भाई, ये भी इसको आग लग जाती है, सॉरी। एमपी छत्तीसगढ़ जो है उसका कम से कम कितना 50% से ज़्यादा इसमें से फ्लो होती है और उड़ीसा से 40% करीबन फ्लो होती है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन इन मैक्सिमम 3 स्टेट में पाया जाता है, एमपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मैंने आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में बता दिया और ये महानदी रिवर भी हो गई। बस अब आपकी मोटी मोटी देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र रह गई है, इंडस रह गई है और गंगा रह गई है। ये जब भी न्यूज़ में आएंगे मैं इन्हें भी कवर कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तो डोंट वरी, कीप फॉलोइंग अस, किसी भी दिन आ जाएंगे तो फिर आपका मिस ना हो। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, न्यूजीलैंड मॉस्क गनमैन। अब न्यूजीलैंड में एक मॉस्क दी, उसके गनमैन ने फायर खोल दी थी जिससे 51 मुस्लिम लोगों को इसने मार दिया था। तो इसको अब जेल वेल हो रही है, जो हमारा काम का इतना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो जानना है वो इंपॉर्टेंट जानना है, इसमें कौन सी मॉस्क है। डायरेक्ट मॉस्क का नाम पूछते हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क है, अल नूर मॉस्क। अल नूर याद रखेगा, अल नूर मस्जिद बोलते हैं, अल नूर मॉस्क। ये कहाँ की है तो याद रखेगा न्यूजीलैंड की मॉस्क है। बस आपको याद रखना है ये मॉस्क कहाँ की है, आपका काम हो जाएगा 2 नंबर पक्के। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, इंडिया स्टेट रिफाइनर हॉल्ट क्रूड ऑयल। अभी इंडिया के तो जितने रिफाइनर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम चाइना से कोई अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, जितना हम ऑयल लेते थे। तो बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड। उन्होंने बोला कि हमारे 20 लोग मर गए जो क्लैश हुआ था, इसके तहत हम उनसे कोई सामान नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो अब लेकिन इसमें आपको बस यही जानना है कि जो चाइना है वो एक्सपोर्ट नहीं करता क्रूड ऑयल, जो चाइना की कंपनी है वो ट्रेड करती है इन क्रूड ऑयल। तो कोई आपसे पूछ ले कि चाइना एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल टू इंडिया, तो नहीं, केवल चाइनीज फर्म है जो ट्रेडर्स हैं। क्योंकि ट्रेडर्स क्या होता है कि वो कहीं और से सामान खरीदती हैं और इंडिया में बेच देती हैं, तो वो ट्रेडर्स की तरह काम करती हैं। चाइना से हम सामान डायरेक्ट नहीं लेते, तो यहाँ लिखा हुआ भी है, चाइना डज नॉट एक्सपोर्ट क्रूड टू इंडिया बट चाइनीज फर्म्स आर मेजर ट्रेडर्स ऑफ द कमोडिटी ग्लोबली। तो ग्लोबली बहुत ज्यादा है। और इंडिया इज द वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इंपोर्टर। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है एज अ बिगेस्ट इंपोर्टर और अ कंज्यूमर ऑफ अ क्रूड ऑयल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर पे आता है इंडिया। आप आज का क्वेश्चन है कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर कौन है इंडिया का, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया को तेल कौन देता है, सबसे ज्यादा हम तेल किससे लेते हैं एज अ क्रूड ऑयल, किस कंट्री से लेती हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अब आप लोगों से क्या बोलूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं सच्ची में। मतलब इतने टफ सवाल पूछ रहा हूँ क्या, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो आपको पहले पढ़ाया हूँ, या एक वर्ड का आंसर। अब जैसे मैंने आज ये पूछा कि क्रूड ऑयल के सबसे ज्यादा हम किससे लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एक वर्ड का आंसर है, आपको बस एक कंट्री का नाम लिखना है, उसमें कितना ही टाइम चला जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मान के चलिए 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 4 वर्ड टाइप करने में कितना ही टाइम जाएगा। खैर छोड़िए, आप ही का नुकसान है, क्या बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग भी आंसर दे रहे हैं वो सच्ची में मेहनत आप ही लोग कर रहे हैं, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि आप लोग फिर दिखा रहे हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं दे रहे फिर हम पता कैसे करें कि वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, और आप फॉलो करिए प्लीज़। मैं वहाँ आप कुछ नई चीज़ें डालने वाला हूँ, मैं बताऊंगा नहीं अब मैं क्या डाल रहा हूँ। थोड़ा सरप्राइज रहने दीजिए। तो कीप फॉलोइंग अस, जब आपको जो फॉलो करेगा उसी को मिलेगा। आपको पता है 209 सीटें, आपको मैं रोज़ रिमाइंडर 209 सीट का इसीलिए देता हूँ ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती रहे कि इस बार हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपको जहाँ से जितना सोर्स मिल रहा है उसको कवर कर लीजिए। सो मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं, त्यागी अंडर कैरेट, ये तो मैं बता ही चुका, छोड़ छोड़ो बार बार नहीं बताते। सो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खूब मेहनत करें। टेक केयर, बाय बाय।